हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय जांगड़। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फ्रेज। फ्रेज यानी कि वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब वाक्य का एक अंश, टुकड़ा, न कि पूरा वाक्य। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्रेज क्या है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं। दैट वर्क टुगेदर, और ये जो शब्द हैं सारे वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। किस रूप में? एज ए यूनिट, एक इकाई के रूप में काम करते हैं। इट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, अर्थात शब्दों का समूह तो होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही कोई फाइनाइट वर्ब होती है। इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन का अभाव होता है फ्रेज में। चलिए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रेज। वाक्यांश के प्रकार। कितने प्रकार का फ्रेज हो सकता है? नंबर एक, नाउन फ्रेज। क्या होता है नाउन फ्रेज? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी एक शब्दों का समूह होता है। दैट एक्ट्स एज ए नाउन, और जो संज्ञा के रूप में काम करता है, यानी सारे शब्द मिलकर एक संज्ञा को डिस्क्राइब करते हैं, एक संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो पूरा एज ए होल नाउन का काम करता है। इसमें क्या क्या होता है नाउन फ्रेज में? इट कंटेन्स ए नाउन। इसमें एक तो संज्ञा होती है जो कि हेड वर्ड होता है अपने आप में। मुख्य शब्द जो होता है वो नाउन ही होता है नाउन फ्रेज में। एंड मॉडिफायर्स, और नाउन के अलावा क्या होती है? मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का मतलब वो शब्द जो विशेषता बताते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्री और पोस्ट मॉडिफायर। अर्थात अगर कोई शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वो प्री मॉडिफायर्स कहलाते हैं। अगर कोई शब्द संज्ञा के बाद लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वो पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं। चलिए देखते हैं प्री मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स ये क्या क्या हो सकते हैं? आर्टिकल हो सकते हैं, ए एन दी। वर्ब भी कोई हो सकती है जो पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। अगर किसी संज्ञा से पहले लग जाए क्या? पार्टिसिपल, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले लग जाए तो वो उसका मॉडिफायर होता है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द बन जाता है। तो प्री मॉडिफायर में आर्टिकल्स हो सकते हैं, वर्ब हो सकती है, विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है, और खुद संज्ञा भी दूसरी संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बता सकती है। तो ये प्री मॉडिफायर्स हो सकते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, अगर हमें नाउन फ्रेज प्री मॉडिफायर लगा के बनाना है तो किस तरह बनेगा? सबसे पहले प्री मॉडिफायर लगेंगे, उसके बाद नाउन लगेगी जो कि हेड वर्ड होगा। अभी कुछ फ्रेजेस मैंने दे रखे हैं, नाउन फ्रेज हैं। इनका जो हेड वर्ड है, जो हेड वर्ड है, अंतिम जो शब्द है, सब में नाउन मिलेगा। देख लीजिए, डॉग, बाइक, बुक, बॉयज, बॉयज, पीपल, विंडो, ट्रेन, बस, हाउस, फिल्म और केक्स। ये सारे के सारे जो अंतिम शब्द हैं ये नाउन्स हैं, जो कि अपने आप में हेड वर्ड है, मुख्य शब्द हैं, ये प्रधान शब्द हैं। और इनसे पहले जो भी कुछ लग गया वो सारे प्री मॉडिफायर्स कहलाएंगे। इसमें आर्टिकल है दी। देखिए एक शब्द होता है तो नाउन है वो, लेकिन उस नाउन से पहले अगर दो या दो से एक या उससे भी अधिक शब्द लग जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने भी, और उसकी विशेषता बताएं, जबकि उसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं हो, अर्थात सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया नहीं हो, तो वो वाक्यांश होता है, फ्रेज कहलाता है, न कि कोई क्लोज या सेंटेंस कहलाता है। जैसे डॉग नाउन है, हेड वर्ड है, इससे पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। नाउन नहीं, केवल नाउन नहीं। अगर अकेला डॉग है तो वो नाउन है, लेकिन दी लग गया तो ये प्री मॉडिफायर है जो कि इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। यानी कोई निश्चित कुत्ता हो गया तो ये नाउन फ्रेज है। उसी तरह हिज लगा दिया मैंने। क्या है हिज? ये भी डिटरमिनर है, या कहो कि ये पसेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले लगकर उसका संबंध किसी और से बताता है। जैसे हिज बाइक, उसकी बाइक।
ये देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दीज, दोज, दिस, दैट, संकेतवाचक विशेषण। तो अगर ये भी संज्ञा से पहले लगकर नाउन फ्रेज बना सकते हैं। सम है, एनी है, लिटिल है, फ्यू है, या फिर कोई निश्चित संख्यावाची शब्द है। देखो अनिश्चित और निश्चित संख्यावाची शब्द मैनी है, मच है, मोर है, सम है, लिटिल है, फ्यू है, ये तो है अनिश्चित संख्यावाची शब्द, यानी कि इनसे संख्या की या मात्रा की निश्चितता का पता नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ होते हैं निश्चित संख्यावाची शब्द 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्वांटिफायर डिटरमिनर्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट क्वांटिफायर हो गए ये। तो जैसे कुछ किताबें, कुछ लड़के हैं, बहुत सारी गायें, तो ये भी क्या है? डिटरमिनर्स है, क्वांटिफायर। इसके अलावा ये निश्चित संख्यावाची शब्द कोई भी आ जाए 1 2 3 4 5, ये भी डिटरमिनर होते हैं, तो ये भी संज्ञा से पहले लगकर नाउन फ्रेज बना सकते हैं। इसी तरह विशेषण, पीपल संज्ञा है, हैप्पी विशेषण है, तो विशेषण अगर संज्ञा से पहले लग जाए तो वो नाउन फ्रेज बनाएगा। उसी तरह मैंने बताया था अभी पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म अगर संज्ञा से पहले लग जाए तो वो एडजेक्टिव का मॉडिफायर का काम करती है। ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, दौड़ती हुई ट्रेन, तो ये सब क्या है? नाउन फ्रेज है। इसी तरह दो नाउन मिलकर भी नाउन फ्रेज बना सकती है। पहली नाउन फिर एडजेक्टिव या मॉडिफायर का काम करती है। बस से पहले स्कूल लगा दिया, स्कूल भी नाउन है, तो कौन सी बस? बस की विशेषता क्या है? स्कूल वाली बस, न कि आम बस वैसी कोई। इसके अलावा देखिए ये नाउन है, इससे पहले मैंने विशेषण लगा दिया, फिर दूसरा विशेषण लगा दिया जो कि फिर एडवर्ब बन जाता है। विशेषण से पहले विशेषण अगर लग रहा है तो एडवर्ब का काम करता है, और ये डिटरमिनर लगा दिया मैंने। एक बहुत ही सुंदर पुराना घर, तो ये भी नाउन फ्रेज है। इसमें देखिए फिल्म नाउन है, इंग्लिश भी नाउन है, ये एडजेक्टिव लगा दिया ये मैंने, ये डिटरमिन आर्टिकल लगा दिया, डिटरमिनर लगा दिया। नई इंग्लिश फिल्म, तो ये भी नाउन फ्रेज है। और ये देखिए कितना बड़ा फ्रेज बना दिया मैंने, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये फिर डिटरमिनर हो गए सारे। और मेरे सभी चारों प्रिय चॉकलेट के केक, तो ये पूरा अर्थ तो देते नहीं क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये थे अपने नाउन फ्रेजेस। अब नाउन फ्रेज जो है वो वाक्य का हिस्सा हो सकता है, नहीं कि कोई वाक्य या क्लोज हो सकता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये किसी वाक्य के अंश, हिस्से हो सकते हैं। हाँ, इनको हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे मैं कहूं द न्यू इंग्लिश फिल्म हैज बीन वॉच्ड बाय मी, तो ये इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। नई फिल्म मेरे द्वारा देखी गई है, पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसी तरह मैं कहूँ द डॉग, इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मैं कहूँ दिस इज हिज बाइक, ये उसकी बाइक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो फ्रेज होते हैं, वाक्यांश, वाक्य के टुकड़े होते हैं, अपने आप में कोई वाक्य या उपवाक्य नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हाँ, इनको किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो ये तो थे प्री मॉडिफायर का यूज करके नाउन से पहले प्री मॉडिफायर लगा के क्या बनाना? नाउन फ्रेज बनाना। अब देखते हैं कि पोस्ट मॉडिफायर लगाकर नाउन फ्रेज कैसे बनाया जाता है। पोस्ट मॉडिफायर का मतलब जो नाउन के पोस्ट बाद में लगे, प्री का मतलब जो नाउन से पहले लगे, यानी वो विशेषता बताने वाले शब्द जो नाउन से पहले लगे उनको प्री मॉडिफायर कहते हैं, और वो विशेषता बताने वाले शब्द जो नाउन के बाद लगे यानी पोस्ट, तो उनको पोस्ट मॉडिफायर्स कहते हैं। कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि नाउन फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर से कैसे बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। गाइस देखते हैं पोस्ट मॉडिफायर का यूज करके नाउन फ्रेज कैसे बनाया जाता है। पहले भी जान लेते कि पोस्ट मॉडिफायर कहाँ यूज होते हैं। पोस्ट मॉडिफायर नाउन के बाद यूज होते हैं और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं या विशेषता बताते हैं। तो ये कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, कौन कौन से फ्रेजेस हो सकते हैं जो नाउन के बाद लगकर उसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें एक तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, किसी संज्ञा के बाद प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, अर्थात नाउन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन
से शुरू होने वाला वाक्यांश और नाउन पे खत्म होने वाला वाक्यांश प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहेंगे? जो शब्दों का समूह प्रीपोजिशन से शुरू हो, इन, इनटू, विद, बाई आदि से, और नाउन पे समाप्त हो, वो कहलाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, न कि केवल प्रीपोजिशन। जैसे इन है या एट है या विद है, ये प्रीपोजिशन है, लेकिन इनके साथ 2 या 3 शब्द और लग जाएं और किसी नाउन की विशेषता बताएं तो फिर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं इन द मॉर्निंग, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो जो पोस्ट मॉडिफायर है उसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है। पार्टिसिपल का मतलब मैंने कहा था वर्ब में आईएनजी लगाओ या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो हो जाता है प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म के बाद या थर्ड फॉर्म के बाद और 1-2 शब्द है जो सारे मिलकर नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो फिर पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। फिर इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेज लगा दिया का मतलब एक से ज्यादा शब्द और हो उसमें, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज ही कहलाएगा। इसके अलावा एडजेक्टिव क्लोज हो, एडजेक्टिव क्लोज का मतलब अगर किसी नाउन के बाद हु, हुज, whom, which, that आदि प्लस अन्य और शब्द लगकर उस नाउन को मॉडिफाई करें, उस अपने से पहले आने वाली नाउन की विशेषता बताएं, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। इसके अलावा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन भी हो सकते हैं। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है किसी नाउन के बगल में दूसरी नाउन रख दे और वो उसकी विशेषता बताए, और उस पहली नाउन के बाद कोमा लगाएं, उसके बाद दूसरी नाउन रख दें, 1-2 शब्दों में ये नाउन फ्रेज रख दें। अकेली नाउन ये नाउन फ्रेज, मोस्टली नाउन फ्रेज ही होता है। एक नाउन के आगे कोमा लगा के अगर 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह जो कि नाउन का काम करे, अगर वो रख दें हम और वो उसकी विशेषता बताए तो उसको हम नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं कि प्री मॉडिफायर्स का यूज करके नाउन फ्रेज कैसे बनता है। तो स्ट्रक्चर इसकी देखें तो सबसे पहले डिटरमिनर आपको मिलेगा। डिटरमिनर में आर्टिकल मिलता है, मोस्टली दी मिलता है, या कई बार पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह भी आ सकते हैं, तो मोस्टली जो है वो दी मिलता है। उसके बाद जो हेड वर्ड है प्रोनाउन वो मिलेगा। उसके बाद फिर जो पोस्ट मॉडिफायर्स मैंने बताए इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है। तो पूरा जो है शब्दों का समूह एक फ्रेज कहलाएगा और वो भी नाउन फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि सारे शब्द मिलकर नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो देखिए ये डिटरमिनर, फिर ये हेड वर्ड है ना नाउन। अब इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं ये सारे शब्द। ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो प्रीपोजिशन से शुरू होता है और नाउन पे खत्म होता है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये कह रहा है द बॉय, लड़का। ये पोस्ट मॉडिफायर लगने के बाद वो नाउन है वो डेफिनेट और हो जाती है, बिल्कुल निश्चित और हो जाती है कि वो लड़का कौन सा, इन द रेड शर्ट, जो लाल शर्ट में है, जिसने लाल शर्ट पहन रखी है वो वाला लड़का, तो डेफिनेट भी हो जाती है ये। तो ये हेड वर्ड है नाउन, इससे पहले डिटरमिनर, इसके बाद शब्दों का समूह है जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन से शुरू और नाउन पे खत्म है, तो ये पूरा नाउन फ्रेज कहलाएगा। इसको आप सब्जेक्ट के रूप में भी काम में ले सकते हो, इसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम में ले सकते हो। जैसे मैं कहूं द बॉय इन द रेड शर्ट इज माई सन, लड़का जो रेड शर्ट में है वो मेरा बेटा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे आई मेट द बॉय इन द रेड शर्ट, कि वहां लाल शर्ट में जो लड़का है ना मैं उससे मिला था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। तो जो नाउन फ्रेज है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रूप में यूज हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये कोई सेंटेंस या क्लोज नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन का अभाव होता है, ना ही तो इसमें सब्जेक्ट होता है ना ही कोई फाइनाइट वर्ब होती है। चलिए और एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये एडवर्ड एंड मैन, ये डिटरमिनर हो गए दी।
उसके बाद देखो स्टैंडिंग बाय द स्कूल गेट, कि आदमी कौन सा, स्टैंडिंग बाय द स्कूल गेट, जो स्कूल गेट के पास खड़ा है। तो और ज्यादा उसकी निश्चितता बढ़ गई, कौन सा आदमी, उसकी और ज्यादा उसके बारे में और ज्यादा कुछ बता दिया गया, वही संज्ञा के बारे में और ज्यादा बता दिया गया, और ज्यादा उसको डिस्क्राइब कर दिया गया, और ज्यादा उसकी विशेषता बता दी गई कि जो स्कूल गेट के पास खड़ा है वो आदमी। ये क्या है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आगे नाउन पे समाप्त होता है ये भी, है ना। केवल स्टैंडिंग ही होता तो ये तो होता पार्टिसिपल, लेकिन स्टैंडिंग के साथ और भी तो शब्द जुड़े हुए हैं, तो और जुड़ने का मतलब ही फ्रेज होता है, चाहे वो वर्ब में जुड़ो, चाहे नाउन में, चाहे विशेषण में। तो ये हो गया पार्टिसिपल फ्रेज। तो ये थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, जैसे ये रही टाइगर, दी टाइगर, टाइगर नाउन है, टाइगर कौन सा, सो डेड, जो मार दिया गया था किसके द्वारा, बाय द किंग, कि राजा के द्वारा मारा गया जो टाइगर है वो, तो डेफिनेट हो गया। इसके बारे में, टाइगर के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया गया, और वर्णन कर दिया गया, और ज्यादा बता दिया गया इसके बारे में। किसने बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और उसके बाद और भी शब्द हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और ज्यादा शब्द जुड़ गए तो फ्रेज, यानी पार्टिसिपल फ्रेज ही है, ये भी थर्ड फॉर्म से शुरू था, आईएनजी से शुरू था। अगला देखिए बुक है, नाउन है, ये पहले डिटरमिनर है। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज का मतलब टू फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनेटिव का मतलब टू इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया फिर वो, यानी एक से अधिक शब्द। तो किताबें कौन सी, टू रीड, पढ़ने वाली, ये पढ़ने के लिए किताबें, हाँ, ये वो किताबें जिन्हें पढ़ना है, द बुक टू रीड। अगला है, ये नाउन है गर्ल, ये डिटरमिनर है। अब मैंने कहा था कि एडजेक्टिव फ्रेज क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब फिर उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आती है, और वो फिर अर्थ तो पूरा दे नहीं पाता जब तक कि दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज उसके साथ नहीं हो। तो कैसे पहचानेंगे हम कि संज्ञा के बाद एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर संज्ञा के बाद हु, हुज, हुम, विच, दैट लगकर प्लस कुछ और शब्द उसके साथ हो, वो सब मिलकर इसकी विशेषता बताएं, तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। लड़की कौन, वो टीचर इंग्लिश जो अंग्रेजी पढ़ाती है वो वाली लड़की, लेकिन अर्थ पूरा नहीं आ रहा, इसलिए क्लोज अभी है नहीं है, अभी सिर्फ फ्रेज है। अगर मैं कुछ और जोड़ दूं, द गर्ल हु टीचर्स इंग्लिश इज माई नेबर, वो मेरी पड़ोसी है, पड़ोसन है। लड़की जो अंग्रेजी पढ़ाती है वो मेरी पड़ोसन है, अब अर्थ पूरा आया है, अब इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लोज। लेकिन अब ये क्या है, फ्रेज है, नाउन फ्रेज, क्योंकि ये कुछ शब्द हैं एडजेक्टिव क्लोज के जो इसकी विशेषता बता रहे हैं, सिर्फ अर्थ पूरा नहीं दे रहे। तो ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। वो भी किस, इसके बाद जो मॉडिफायर है वो क्या है, एडजेक्टिव क्लोज। हु टीचर्स इंग्लिश एडजेक्टिव क्लोज है, फिर बता देता हूं, नाउन के बाद हु, whom, दैट, विच, प्लस कुछ और शब्द लगकर अगर इसको मॉडिफाई करें, इसको डिस्क्राइब करें, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताएं, तो वो क्या कहलाएंगे, फिर एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा वो। लेकिन अभी ये अर्थ पूरा नहीं दे पाएगा जब तक आगे प्रिंसिपल क्लोज नहीं लगाऊं, इसलिए पूरा ही क्या बन जाएगा, फिर नाउन फ्रेज बन जाता है ना। लड़की जो अंग्रेजी पढ़ाती है, नाउन फ्रेज। इसके अलावा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब है नाउन के बगल में नाउन एक या दो शब्दों का समूह रख दें जो कि नाउन हो, और उस पहली नाउन की विशेषता बताएं, तो वो क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो देखिए ये नाउन है पंडित नेहरू, उसके बाद कोमा जरूर लगेगी, जब भी नाउन फ्रेज अपोजिशन आएगा तो कोमा जरूर मिलेगी। तो पंडित नेहरू कोमा, इसके बारे में और कुछ ज्यादा क्या बताया है, इसको ज्यादा मॉडिफाई और किन शब्दों ने किया है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री, राइट। तो नेहरू, नेहरू को और ज्यादा हमने डिस्क्राइब कर दिया कि पहले प्रधानमंत्री। ये इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ना ही वाइट ये पूरा अर्थ दे रहा है किसी भी प्रकार से। तो ये सिर्फ संज्ञा का एक समूह है, नाउन फ्रेज है। इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउन फ्रेज का प्रयोग हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में कर सकते हैं, लेकिन इनमें अपने आप में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, इसलिए अर्थ भी नहीं दे पाते हैं, इसलिए ना ये क्लॉज होते हैं, ना ये सेंटेंस होते हैं, ये फ्रेज होते हैं सिर्फ। तो ये थे अपने पोस्ट मॉडिफायर्स। तो गाइस आज हमने पढ़ा कि फ्रेज क्या है
और नाउन फ्रेज क्या है और नाउन फ्रेज कैसे बनता है, जिसमें हमने सीखा कि अगर नाउन से पहले प्री मॉडिफायर्स लगा दें तो भी नाउन फ्रेज बन जाता है, नाउन के बाद अगर हम पोस्ट मॉडिफायर लगा दें तो भी वो नाउन फ्रेज बन जाता है। और कंक्लूडिंग लाइंस ये है कि जो नाउन फ्रेज है वो पूरा मिलके पूरे शब्दों का जो समूह है वो एक नाउन का ही काम करता है, संज्ञा का ही काम करता है, इसलिए हम उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। अब अगला जो है वो है अपना वर्ब फ्रेज। तो चलिए देखते हैं गाइस कि वर्ब फ्रेज क्या है। चलिए गाइस अब देखते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज कोई भी वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अपने आप में वर्ब ही होती है, लेकिन अगर उनको हम आपस में मिला दें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला दें जिसमें 2 या 3 शब्द हों, तो वो वर्ब फ्रेज कहलाते हैं। देखिए इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी शब्दों का समूह है। भाई फ्रेज नाम जहां आ गया वहां एक से अधिक शब्द हैं फ्रेज, तो ये शब्दों का समूह है दैट एक्ट एज ए वर्ब। और ये जो सारे शब्द हैं दैट एक्ट एज ए वर्ब, ये क्रिया के रूप में काम करते हैं, तो इसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो कैसे बनता है वर्ब फ्रेज। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब, अगर इन दोनों को जोड़ दें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को, तो हेड वर्ड क्या होता है इसमें, मेन वर्ब। हेड जो वर्ड है, जैसे नाउन फ्रेज में हेड वर्ड क्या है, नाउन, वैसे ही वर्ब फ्रेज में जो मुख्य शब्द है हेड वर्ड वो क्या है, वर्ब। ऐसे ही एडजेक्टिव फ्रेज में, ऐसे ही एडवर्ब फ्रेज में हेड वर्ब होते हैं। तो जो हेड वर्ब है वो है मेन वर्ब, और इससे पहले अगर हम लगा दें हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो 24 होती हैं, जिसमें 11 प्राइमरी और 13 मॉडल्स होते हैं, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब लगा दें तो वो एक शब्दों का समूह हो गया जो क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में काम करता है, जिसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। वर्ब फ्रेज कैसे बना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बराबर वर्ब फ्रेज। देखिए एग्जांपल्स, सबके अंत में जो है ना मेन वर्ब मिलेगी आपको, गो, गोइंग हो गया, चाहे वो फॉर्म कोई भी हो, फर्स्ट फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, या आईएनजी फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, तो मेन वर्ब भी होगी। गोइंग है, ईटन है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है ना, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है। अब इन सबसे पहले क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई, देखिए इज, हैज, हैड, वाज, इज, बीइंग, कैन मॉडल है, शुड हैव, वुड हैव, हैज बीन, ये सब हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को मिलाने से क्या बन जाता है, वर्ब फ्रेज बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। चलो गाइस देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है, दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और ये शब्दों का जो समूह है ये एक विशेषण का कार्य करता है। इट इंक्लूड्स एडजेक्टिव एंड इट्स मॉडिफायर, और इस एडजेक्टिव फ्रेज में एक विशेषण होता है जो कि हेडवर्ड होता है मुख्य शब्द, जैसे नाउन फ्रेज में हेडवर्ड नाउन होता है, वर्ब फ्रेज में हेडवर्ड वर्ब होता है, वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज में हेडवर्ड एडजेक्टिव ही होता है, और प्लस उसके कुछ मॉडिफायर होते हैं जो विशेषण को और मजबूत या कमजोर बनाते हैं, या कहेंगे विशेषण की विशेषता बताते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, चाहे विशेषण की विशेषता विशेषण ही क्यों न बता रहा हो, वहां पर वो क्रिया विशेषण ही होगा। कैसे बनता है ये, हेडवर्ड होता है विशेषण, ये विशेषण से पहले अगर कोई विशेषण लगा हो या क्रिया विशेषण लगा हो तो वो फिर पूरा बन जाता है अपना एडजेक्टिव फ्रेज। भाई विशेषण से पहले विशेषण लगा दोगे आप तो ये विशेषण इसकी मात्रा को बताएगा, या तो बढ़ाएगा मात्रा या घटाएगा। तो है तो ये एडजेक्टिव, लेकिन ये यहाँ पर एडवर्ब ही कहलाएगा। फिर विशेषण से पहले जो शब्द लगकर विशेषण की मात्रा बताएं या संख्या बताएं तो वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एडवर्ब, चाहे वो एडजेक्टिव क्यों ना हो।
तो विशेषण से पहले जो शब्द लगकर विशेषण की मात्रा बताएंगे वो कहलाते हैं परिमाणवाची क्रिया विशेषण। परिमाणवाची क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, विशेषण से पहले जो शब्द लगेंगे और विशेषण को मॉडिफाई करेंगे वो कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाण या मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण। तो ये जो हेडवर्ड है सब में विशेषण है, देखो सुंदर, गरम, भद्दा, लाल, नीला, उज्जवल, चमकीला, स्मार्ट, होशियार, सुंदर, ये सब विशेषण है। और विशेषण से जो पहले शब्द लगे हैं वो विशेषण को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए सारे शब्द एडवर्ब कहलाएंगे, चाहे इसमें विशेषण क्यों ना हो। जैसे ब्राइट भी विशेषण है, रेड भी विशेषण है, दोनों विशेषण बन गए, लेकिन ये काम किसका करता है? एडवर्ब का। क्रिया विशेषण ही कहलाएंगे विशेषण से पहले लगने वाले शब्द, और ये विशेषण की मात्रा बता रहे हैं, इसलिए एडवर्ब है सारे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है ये। तो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, और एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब विशेषण प्लस कुछ और शब्द लग जाएं जो विशेषण की मात्रा को बढ़ाएं या घटाएं, या कहीं की विशेषण को मॉडिफाई करें, या कहीं की विशेषण की विशेषता बताएं, या विशेषण के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताएं, तो वो फिर एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेज। अब ये देखिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव को काम कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है, और उनसे पहले लगने वाले शब्द एडवर्ब हैं जिनकी मात्रा वो और बता रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग यानी बहुत रुचिकर, स्लाइटली ब्रोकन में हल्का सा थोड़ा सा टूटा हुआ, और अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो तो वो भी एडजेक्टिव फ्रेज ही होता है। ब्राइट एंड चीयरफुल, उज्जवल और प्रसन्नचित्त, चमकता हुआ और प्रसन्नचित्त, तो ये सारे अपने एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, टू हॉट, बहुत गर्म, यानी विशेषण की मात्रा को बता रहे हैं, या तो घटा रहे हैं या बढ़ाएंगे। तो वो सब जो विशेषण से पहले लगेंगे वो क्रिया विशेषण ही होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो गाइस चलिए देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। यानी प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड होता है, इन, इनटू, विद, बाय, ऑन, अपॉन आदि, लेकिन अगर उनके साथ कुछ और मॉडिफायर जोड़ दें जो हमें किसी दिशा के बारे में, किसी स्थिति या अवस्थिति के बारे में, या समय के बारे में हमें बताएं, तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जैसे इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है, दैट प्रोवाइड्स, जो हमें प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है क्या? डिटेल्स, विवरण, किसके बारे में? अबाउट टाइम, डायरेक्शन एंड लोकेशन, समय, दिशा या अवस्थिति के बारे में हमें बताए, तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। ये जो होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, इट स्टार्ट्स विद ए प्रीपोजिशन, इसकी शुरुआत प्रीपोजिशन से होती है, इन, इनटू, टू, विद आदि, आफ्टर, बिफोर आदि, एंड एंड्स विद ए नाउन और प्रोनाउन, और ये समाप्त जब होता है तो या तो लास्ट में आपको नाउन मिलेगी या प्रोनाउन मिलेगा, सर्वनाम मिलेगा, तो उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। देखते हैं कुछ उदाहरण। अंडर, टुवर्ड्स, ऑन, इन, टू, एट, ये सब प्रीपोजिशन है। इनके बाद कुछ और शब्द लग गए जो कि क्या कर रहे हैं, ये सारे शब्द लगकर प्रीपोजिशन का ही काम कर रहे हैं, जो कि हमें या तो समय बताएगा, या स्थिति बताएगा, या दिशा बताएगा। जैसे अंडर माई बेड, मेरे बेड के नीचे, तो ये क्या बता रहा है? लोकेशन बता रहा है किसी चीज की। जैसे कहूँ द कैट इज अंडर माई बेड, बिल्ली मेरे बेड के नीचे है, तो ये लोकेशन बता दे बिल्ली कहाँ है। टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ, ये डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा, या वो उनकी तरफ गए, तो डायरेक्शन बता रहा है। और मैंने कहा था ये नाउन पे समाप्त होते हैं या प्रोनाउन पे समाप्त होते हैं। देख लीजिए, नाउन पे समाप्त है, प्रोनाउन पे।
उसी तरह ऑन द टेबल स्थिति है, लोकेशन मेज के ऊपर है। इन द मॉर्निंग समय बताया जा रहा है सुबह, इन द मॉर्निंग, एट नाइट रात को, इस तरह। टू द पार्क पार्क की तरफ, पार्क की तरफ, दे वेंट टू द पार्क, वे बगीचे को गए, बगीचे में गए, बगीचे की तरफ गए। तो डायरेक्शन बता रहा है एट मी, मेरी तरफ, उसने मेरी तरफ घूरा, घूर के देखा, तो डायरेक्शन बताई जा रही है। तो प्रीपोजिशन से शुरू होंगे और अंत में या तो नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा। तो क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएंगे, जो हमें लोकेशन, टाइम या डायरेक्शन के बारे में डिटेल प्रदान करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो चलिए देखते हैं अगला जो फ्रेज है वो है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज का मतलब क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या होता है ये? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक शब्दों का समूह है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। दैट एक्ट्स एन एडवर्ब, जो कि क्रिया विशेषण का ये काम करता है। इट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, ये क्रिया विशेषण या विशेषण या क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण इन तीनों की विशेषता बता सकता है, खुद की भी विशेषता बता सकता है। कैसे बताता है? लेकिन बाई आंसरिंग, उत्तर दे करके। किन प्रश्नों का? हाउ, कैसे, वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ ऑफन, कितनी बार, आदि। इन ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में एडवर्ब फ्रेज इन शब्दों का, इन प्रश्नों का उत्तर देता है, और फिर वो या तो क्रिया की विशेषता बता रहा होता है या विशेषण की या क्रिया विशेषण की। इन्फिनेटिव फ्रेज यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कुछ और भी शब्द आगे हो सकते हैं। एडवर्ब प्लस एडवर्ब, दोनों एडवर्ब मिलकर। और प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो मैंने पहले बताया आपको, प्रीपोजिशन से शुरू होंगे प्लस कुछ और शब्द उसके साथ होंगे और नाउन या प्रोनाउन पे समाप्त होंगे। तो आदि कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब फ्रेज, इनका तीनों का प्रयोग एडवर्ब फ्रेज के रूप में किया जा सकता है, लेकिन किसी वाक्य के आधार पर ही हम उसको बता सकते हैं यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज के रूप में है या नाउन फ्रेज के रूप में है। क्योंकि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो नाउन के बाद अगर लग रहा है तो वो फिर नाउन फ्रेज बना देगा, और अगर वो किसी प्रश्न में आदि शब्दों का जवाब दे रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो वो एडवर्ब फ्रेज का काम भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। देखिए, ही राइट्स वेरी केयरफुली, वह बहुत सावधानी से लिखता है। केयरफुली एलवाई लग रहा है, एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले वेरी लग गया जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसको और इसकी जो मात्रा है सावधानी की और बढ़ा रहा है। तो वह बहुत सावधानी से लिखता है, इसमें दोनों एडवर्ब नहीं है। देखो, दो एडवर्ब मिलकर भी एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं, तो ये दोनों एडवर्ब हैं और एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं। और ये किसका जवाब दे रहा है? हाउ का, हाउ का, यानी इससे हम प्रश्न बनाएंगे तो इसका प्रश्न बनेगा वह कैसे लिखता है, और उसका जवाब हमें मिल रहा है वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से। तो इन शब्दों का जवाब देते हैं ये फ्रेज, या तो नाउन या विशेषण या क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करते हैं। अगला है, मेरा स्कूल 10 बजे शुरू होता है, तो ये किसका जवाब दे रहा है? इसमें क्या है? ये प्रीपोजिशन से शुरू है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, लेकिन ये जवाब भी तो दे रहा है, किसका दे रहा है? कब, व्हेन का, यानी तुम्हारा स्कूल कब लगता है? आंसर मिल गया हमें 10 बजे। तो ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहे हैं। कारण, क्योंकि ये क्रिया की क्या बता रहा है? क्रिया का समय बता रहा है, क्रिया का टाइम बता रहा है कि वर्ब कब हो रही है, काम कब हो रहा है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है ही, लेकिन इस वाक्य में ये किस फ्रेज का काम कर रहा है? एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया का समय बता रहा है। अगला देखो, हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, प्रीपोजिशन से शुरू है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। भाई, हम छोटे से गांव में रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ का जवाब ये दे रहा है। तो ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्रिया का स्थान बता रहा है, वेयर का जवाब हमें दे रहा है। इसी तरह ये देखिए, हम जीने के लिए खाते हैं,
ये है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, आगे कुछ और भी आ सकता है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में ये है तो इन्फिनेटिव फ्रेज। लेकिन यहाँ ये क्या बता रहा है, क्रिया का उद्देश्य बता रहा है, पर्पज हमें बता रहा है, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है ये, यानी कि हम जीने के लिए खाते हैं, तो यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज ही कहलाएगा। वह आई बहुत शीघ्रता से, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, दो एडवर्ब मिलकर क्या कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया का मैनर बता रहे हैं कि वो कैसे आई, आंसर हाउ का जवाब दे रहे हैं, अर्थात वेरी क्विकली। एडवर्ब फ्रेज है ये। वह बोलता है बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये वैसे तो, लेकिन ये जवाब किसका दे रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हाउ का जवाब दे रहा है। वह कैसे बोलता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो चाय अविश्वसनीय रूप से गर्म है, ये विशेषण है, विशेषण से पहले ये लग गया क्रिया विशेषण, तो विशेषण को भी मॉडिफाई करता है ये, क्रिया विशेषण को भी मॉडिफाई करता है ये, वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है ये, तीनों को मॉडिफाई कर सकता है। तो क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों मिलकर भी ये क्रिया विशेषण एडवर्ब फ्रेज ही कहलाएंगे। चाय अविश्वसनीय रूप से गर्म है, तो ये किसका जवाब दे रहा है कि चाय कितनी गर्म है भाई, कितनी, हाउ मच हॉट इज टी, चाय कितनी गर्म है, तो जो विशेषण है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो क्रिया विशेषण की तरह काम करता है, किसी भी वाक्य में हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर आदि प्रश्नों का जवाब भी हमें देता है। ये वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, और इसमें भी अन्य फ्रेजेस की तरह सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, अतः ये अपने आप में ना तो क्लोज हो सकते हैं फ्रेजेस और ना ही ये सेंटेंस हो सकते हैं। हाँ, ये किसी वाक्य में सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम जरूर कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी अपनी फ्रेजेस की क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अगले वीडियो को वेट करें। तब तक के लिए